सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप भी देख रहे हैं हमारे साथ नेपाल सीरीज़। और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी जगह जो आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, नेपाल आए हो, नेपाल आके अगर आपने दरबार स्क्वायर नहीं देखा तो समझिए आपने कुछ नहीं देखा। और नेपाल में काठमांडू में ही एक बहुत फेमस दरबार स्क्वायर है। वैसे तो इसको काठमांडू दरबार स्क्वायर भी कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम बसंतपुर दरबार स्क्वायर है। और नेपाल में काठमांडू में ही एक बहुत फेमस दरबार स्क्वायर है। वैसे तो इसको काठमांडू दरबार स्क्वायर भी कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम बसंतपुर दरबार स्क्वायर है। ये हार्डली अगर आप थामेल से बात करें तो फिर विद इन एन किलोमीटर के अंदर ही है। पार्किंग अच्छा है, स्पेस अच्छा है, कल्चरल मार्केट है, तो डेफिनेटली इज अ मस्ट विजिट प्लेस। टिकट्स की बात पे आते हैं। टिकट्स की बात का दोस्तों ये है कि ये यहाँ पे टिकट्स है और ये अभी करेंटली अभी इस टाइम पे इसका रेट चल रहा है 150 रुपीज़। एंड ये 150 जो है रुपीज़ जो है बेसिकली ये इंडियन रुपीज़ नहीं है, ये नेपाली रुपीज़ है। तो आशीष और मेरा हम दोनों का 300 रुपीज़ लगा है। जब आप टिकट लेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा ये ऐसा सा ब्रोशर। इस ब्रोशर में समवॉट 60 से 62 टेम्पल्स हैं। दैट मीन्स पूरे दरबार स्क्वायर में 62 टेम्पल्स हैं। हर एक की अपनी एक स्टोरी है, हर एक की अपनी एक मान्यता है। और साथ में एक पैलेस भी है और एक म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम का अलग से 300 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। हम देखते हैं म्यूज़ियम को कैप्चर करना है नहीं करना है, बिकॉज अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बट यहाँ पर एक प्रॉपर दरबार स्क्वायर में 62 टेम्पल्स हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक लाइवली कुमारी मतलब कि एक लाइवली गॉड भी है, जो कि साके वंश मतलब कि उसका साके कास्ट की बनती है। बिफोर मेंस्ट्रुअल वो यहीं पर रहती हैं, उनको एज अ गॉड पूजा जाता है, वो कहीं बाहर नहीं जाती हैं। हम उनको भी दिखाएंगे। और देन आफ्टरवर्ड जब वो मेंस्ट्रुअल आ जाता है उसके बाद फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर उसी साके वंश की, उसी कास्ट की कोई एक और लड़की को भी यहाँ पे रखा जाता है, एज अ गॉड की तरह पूजा जाता है। तो वो भी हम 4 बजे के बाद आपको दिखाएंगे। तो अभी एक्चुअली बज रहे 3:30 बज रहे हैं और अभी मेरे साथ है मिश्रा जी। तो मिश्रा जी नमस्कार आपका। पहली बात तो आप हमारे साथ हमारे कल्चर बॉक्स में आए और हमारा सीरीज़, हमारे नेपाल सीरीज़ का यही मोटिव है कि हम यहाँ के नेपाल के कल्चर एक्सप्लोर कर पाएँ। और मिश्रा जी जो है, मिश्रा जी आज हमारे को पूरे दरबार स्क्वायर के बारे में बताएंगे। यहाँ पे 62 से ज़्यादा टेम्पल है। तो आप मिश्रा जी हर एक टेम्पल के बारे में अच्छे से बताइए। आप हम अच्छे से बताएंगे। हमारे प्रोफेशन है आप लोग का खुश करना, ये हमारे सौभाग्य और हमारे काम भी है। बहुत बढ़िया। तो मिश्रा जी यहाँ के गाइड है और मिश्रा जी समवट यहाँ पे डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन यहाँ पे इधर टिकट्स और गाइड की टिकट्स वेरी करती है। जनरली 500-600 रहता है, बट इट डिपेंड अपॉन कि भाई आप कितने लोगों का ग्रुप है, कितना देर आप लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से इनके जो टिकट्स है या फिर इनके प्राइस वो वेरी करते हैं। तो अभी हमने मिश्रा जी एज अ गाइड हमने हायर कर रखा है। ये हमारे को पूरा दिखाने वाले हैं सारे की सारे टेम्पल्स को और मेन कोर्टयार्ड्स को। महल भी अंदर मिश्रा जी, ये महल है। पहले 19 शताब्दी आगे रॉयल फैमिली इस महल में रहा करते थे और 1886 के बाद रॉयल फैमिली इस महल छोड़ के नया दरबार चला गया। रॉयल फैमिली इस महल में आना होते जैसे बहुत बड़ा समारोह उत्सव में, ऐसे राष्ट्र प्रमुख हिसाब से, नहीं तो राज्याभिषेक इसी दरबार के अंदर किया जाते हैं। अच्छा, मतलब जब एक नया प्रिंस अपॉइंट होता है तब यहाँ पे राज्याभिषेक होता है। तो दोस्तों, हम इस फटाफट इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा का पूरा ये बसंतपुर द फेमस काठमांडू दरबार स्क्वायर दिखाते हैं। चलिए मिश्रा जी। वैसे जहाँ दरबार प्रवेश के लिए यहाँ पर 6 द्वार है, जहाँ ये नगरपालिका द्वारा पर्यटक के लिए टिकट का व्यवस्था लिया जाते हैं। और हर पर्यटक जैसे विदेशी पर्यटक जैसे यूरोप वेस्टर्न कंट्री का उन लोग का 1000 रुपये रात को देना पड़ता है। तो हमारे 4 कंट्री जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, नेपाल, जो 4 कंट्री का समावेश हो गया, उन लोग को 150 लगते हैं। जो हम लोग की जो शुरू करने वाला है 5 नंबर काउंटर कहा जाते हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं जहाँ आपने टिकट लिए हुए हैं। और ये जो मंदिर हम शुरुआत कर रहे हैं इसका हम लोग महेंद्रेश्वर महादेव
शिव जी का मंदिर कहा जाते हैं। कौन सा अंकल जी मंदिर है, क्या नाम है इसका? महेंद्रेश्वर महादेव। महेंद्रेश्वर महादेव। महेंद्रेश्वर महादेव। हाँ जी। और ये मूर्ति जो अंदर स्थापना हुआ था वो 1562 में राजा महेंद्र मल्ल द्वारा निर्माण किया गया था। और ये जो आप बाहर देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी मार्बल ये सब लगाए गए हैं। ये करीबन 25-30 साल से इसका यहाँ के भक्त द्वारा ये कंट्रीब्यूट करके उसका निर्माण हुआ है। अच्छा। और वैसे देखा जाए ये मंदिर को हम लोग पशुपतिनाथ भी कहा जाते हैं। और इस तरह पशुपतिनाथ आपको हर 3 शहर में 3 पुराने दरबार में पाए जाएंगे, जैसे पाटन दरबार में भी पाए जाएंगे, भक्तपुर दरबार में भी और काठमांडू दरबार में भी। वैसे आप देखा जाए तो नेपाल के अंदर 2 शक्लें मिलेंगे। हमारे शक्ल को आर्यन कहा जाते हैं जो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, गौरकंठ में पाए जाएंगे। दूसरा आपको मंगोलियन, जिस तरह आपके भारत में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मनाली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में दिखाई देते हैं जी। नेपाल में ज़्यादा आबादी हिंदू का है, दूसरा बुद्धिस्ट का है, तीसरा मुस्लिम का है। लेकिन धर्म के विषय में हम लोग का कोई एक आपस में मन मुटाव नहीं है, क्योंकि एक आपस में सम्मान करते हैं। जैसे हिंदू चाहे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जाए, मंक उसको रिस्पेक्ट करते हैं। मंक अगर हिंदू मंदिर आए हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह आपके भारत में आप लोग अलग अलग लोकल भाषा बात करते हैं, जैसे तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बंगाली, कर्नाटक, मलयालम, तमिलनाडु। नेपाल के अंदर भी ऐसे काफ़ी लोकल भाषाएँ बात करते हैं, जैसे नेवार, गुरुंग, तामांग, राय, लिम्बू, शेर्पा। ऑफिशियल जो भाषा है नेपाली, जिस तरह आप लोग हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि उसका शुरुआत हुआ है संस्कृत से, उसको हम लोग देवनागरी कहा जाते हैं। करेक्ट। आपके यहाँ जो काला बकरा दिखाई दे रहा है और कबूतर को लोग दाना देते हुए देख रहे हैं, ये जगह, ये सब दरबार एरिया में हर सुबह यहाँ के भक्त, काठमांडू के लोकल भक्त सुबह प्रार्थना, भगवान का प्रार्थना करने के बाद कबूतरों को दाना देते हैं और बकरा को भी खिलाते हैं। ये सब बकरा भगवान के नाम से चराया गया है, काल भैरवनाथ के। जो काल भैरवनाथ हम आपको जल्दी दर्शन करवाने वाला है। आइए। अंकल आप एक बात बताइए, जैसे कि मैं इतने सारे मंदिर यहाँ देख रही हूँ, बट मोस्टली अभी चलो ठीक है रिक्रिएट हो रहे हैं, मतलब रेनोवेशन में है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये सब मंदिर के कपाट बंद क्यों पड़े हुए हैं? वैसे देखा जाए जिस मंदिर के सामने हम लोग खड़े हैं, हाँ। ये काठमांडू सिटी के सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका ऊंचाई 36 मीटर ऊंचाई है। और ये साल में एक दिन खोलता है, दशहरा के नवमी के रोज। अच्छा। और उस रोज ये अष्टमी नवमी के बीच काल रात्रि कहा जाते हैं। उस दौरान इस मंदिर के अंदर 108 बलि दिए जाते हैं, 54 भैंसा, 54 बकरा। इसी तरह हमारे नेपाल में 3 बार साल में 108 की तरह 3 बार बलि देने का प्रथा है। जिस तरह आपको दशहरा में 2 बार, अष्टमी नवमी बीच में काल रात में 108, और दशहरा का अंतिम कोजागट में 108, और चौदशमी जो 1 महीना आगे गुजरा हुआ था वो दिन चौदशमी, उस वक्त में 108 बलि दिया जाते हैं। अब आप पूछ रहे थे क्यों इतना सारा मंदिर, जैसे आप पाटन विजिट किया भक्तपुर में, क्यों ये सब मंदिर दिन में बन रहे थे? क्योंकि हर मंदिर में एक पुजारी नियुक्त किया गया है, ब्राह्मण, जो पूजा सुबह आके अपने नित्य कर्म, नित्य पूजा करके बंद किया जाते हैं। हमारे यहाँ के काठमांडू के पब्लिक भगवान की पूजा प्रार्थना सुबह खाना खाने के आगे, चाय नाश्ता करने के आगे किया जाता है। इसलिए अगर आप सुबह कभी किसी समय जैसे 7 से 9 बजे के करीबन आ जाने से आपको हर मंदिर का दरवाज़ा खुला वो आपको पाए जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको हर मंदिर का आपको दर्शन करने तो 7 से 9 बजे के बीच में डेफिनेटली आप आइएगा। ये वाला मंदिर का फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा मंदिर है इस पूरे के पूरे स्क्वायर में से, और ये बस एक ही बार खुलता है। 108 का एक और लॉजिक है, जब हम पशुपतिनाथ गए थे ना अंकल जी, तो वहाँ पर भी मैंने देखा था 108 शिवलिंग पूरे उस पशुपतिनाथ को घेरे हुए थे। तो ये 108 नंबर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग महीने में 9 ग्रह को मानते हैं। 9 ग्रह को? हाँ, और 9 ग्रह से आपको 12 का गुना करने से आपको 108 निकल आते हैं। अच्छा, ओके ओके। 9 ग्रह और 12 महीने, हाँ। 108, तो मतलब 9 10 है 90, हाँ। और 9 दूना 108, 18। करेक्ट ठीक। और 25-30 साल आगे ये जो बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं, इसके आजू बाजू जो पब्लिक का मकान यहाँ है, उतना ऊंचा कट का मकान बनाना अलाउ नहीं था, क्योंकि ये जो संपदा आप यूनेस्को द्वारा प्रिजर्व किया गया 1979 से, इसलिए इसका नाम दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 2015-25 अप्रैल में नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। उस दौरान यहाँ पर काफ़ी मंदिर इमारत गिर गए थे, जो दोबारा ऐसा ऐसा रेस्टोरेट हो रहा है। जिस तरह आप यहाँ पर एक भाई साहब सोते हुए या कोई बैठे हुए, ये मंदिर पूरा गिर गया था भूकंप में। इसके अंदर शिव जी का स्टैचू है, और ये से भी वो भी शिव जी का मंदिर है। ये बराबर ट्रैक हुआ था, और ये मंदिर 36 मीटर ऊंचाई है, और ये मंदिर का नाम है तुलजा भवानी।
तुलजा भवानी ये मल्ल रॉयल फैमिली का इससे देवी हुआ करता था। और जिस तरह हम अभी कुमारी माँ का दर्शन करने वाला है, वैसे हम आपको अभी बता देंगे कुमारी जब किसी से दर्शन देते हैं तो माँ कुमारी का तस्वीर नहीं ले सकते। ऐसे विश्वास किया जाता है कुमारी का तस्वीर अगर मकान के अंदर लेने से माँ की शक्ति गुम हो जाएंगे, इसलिए हम माँ के तस्वीर जब कभी माँ को बाहर लाए जाते तब ले सकते हैं। अब हम आपको कुमारी का तस्वीर दिखाएंगे। कुमारी बिल्कुल ऐसे होते हैं, देखिए आप यहाँ से देखिएगा, ये मेरे हाथ में पोस्टकार्ड है, आपको बाजार में खरीदने को भी मिलेंगे कुमारी का पोस्टकार्ड। तो कुमारी का पोठा कब और कैसे शुरुआत हुआ, हम आपको यहीं से जानकारी देना अपने आप को अच्छा लगते हैं। तो कैसे शुरुआत हुआ, देखिए 12 शताब्दी से लेकर 17 शताब्दी के अंदर नेपाल के अंदर 22 से 24 राजा राज्य करते थे। उस समय ये वैली के अंदर काठमांडू, पाटन, भक्तपुर में मल्ल राज परिवार राज्य करते थे। वैसे देखा जाए तो मल्ल राज परिवार इंडिया वैशाली से आए हुए थे। जब उन लोग का मुगल परेशान करने से अपने राजपाट छोड़ के अपने साथ जो हो सके खजाना और साथ में अपने इसे देवी का मूर्ति भी सिमरनगढ़ रास्ता होके नेपाल आए थे। तो उस दौरान अगर राज्य के अंदर किस तरह का संकट विपद आने से मल्ल राजा हमेशा देवी तुलजा भवानी का आराधना करते थे। देवी तुलजा भवानी हमेशा औरत के रूप में आकर राजा का दर्शन देते थे। तुम इस तरह अपनी समस्या का समाधान करो, तुम इस तरह अपने राजपाट चलाओ। कभी कभार मल्ल राजा देवी तुलजा भवानी का ध्यान करके मल्ल देवी तुलजा भवानी साथ पासा भी खेलते थे। इस तरह 1756 के समय एक रोज काठमांडू के मल्ल राजा था जिसका नाम है जय सिटी मल्ल, वो देवी तुलजा भवानी के साथ बैठे जब प्रकाश पासा खेल रहे उस दौरान वो मल्ल राजा द्वारा देवी तुलजा भवानी इतना सुंदर देखा, उसके मन में एक पाप जाग गया। उसने कल्पना किया क्यों ना इस देवी को मैं अपनी रानी बनाए। अच्छा। उसके पिता, दादा, परदादा कभी ये नेगेटिव नहीं सोचे, हमेशा माँ आप जो कहेंगे मैं इस तरह आपके आज्ञा अनुसार अपने राजपाट चलाऊंगा, आपके अनुसार ये समस्या का समाधान करूँ। लेकिन एक राजा द्वारा उसका सुंदरता देखिए, उसका हाथ पकड़ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो देवी मंदिर से गायब हो गया। तो दूसरा दिन राजा हर दिन की तरह मंदिर के अंदर ध्यान करने पहुंचे, लेकिन देवी दोबारा उसको दर्शन नहीं दिया। तो राजा को अपने भूल का एहसास हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, दरबार से बाहर जाना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता दिन पर बीमार होकर चले गए। उसी समय एक रोज उसने सोते समय देवी तुलजा भवानी के सपने में देखा और देवी तुलजा भवानी कहा, देखो मल्ल, मैंने तुम्हारे बच्चे के रूप में देखे, लेकिन तू नहीं सोच सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक मनुष्य में देवी हूँ। ये तुम्हारा गलती नहीं, मेरा सुंदरता की भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं हमेशा स्त्री के रूप में आके तुमको दर्शन देते थे। अब मैं दोबारा जब कभी आऊँगा एक बच्चे के रूप में आऊँगा ताकि तुम मुझे दोबारा बुरी नज़र से ना देखें। इसलिए हम लोग कुमारी को सिलेक्ट करते हैं 3 या 4 साल की उम्र में और उसको औरत होने तक पूजा करते हैं। जिस तरह हर फीमेल का जो 12 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं तो वो अपने परिवार में जाते हैं, तब वो अपने पसंद के कपड़े पहन पाते हैं, तब जाके वो अपने पसंद से फुल बिल मतलब रास्ते में चल सकते हैं। लेकिन तब तक ये छोटी बच्ची यहीं पर ही रहती है, वो उसका निवास यहाँ नहीं है। इसको सिलेक्ट के मंदिर के पीछे किया जाते हैं और कुमारी माँ तुलजा भवानी के एक प्रतीक मान के पूजा करते हैं। अच्छा। और ये दरबार में आपको 3 अलग किस्म का मंदिर पाए जाएंगे। इस तरह मंदिर हम लोग पैगोडा कहा जाते हैं, जो नेपाल, तिब्बत, चाइना में निर्माण होते हैं, पैगोडा। और यहाँ पर हम आपको दूसरा मंदिर दिखा देंगे। अंकल, तो गाइस अंकल को मैच करने के लिए मैंने भी अब कैप पहन लिया आशीष के लेके। अंकल जी अब आप बताइए। अच्छा, हम आपको क्या जानकारी दे रहा है कि दरबार के अंदर आपको 3 अलग किस्म का मंदिर हिंदू का निर्माण किया हुआ पाए जाएंगे। ये मंदिर आपको पीछे देख रहा है, मेरे के पीछे इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग शिखारा कहा जाते हैं, जो साउथ इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया में बनता है। शिखारा शिखारा मतलब नेपाली सेंटर में ऐसे माउंटेन स्टाइल से वो स्ट्रेट होते हैं। इस तरह का मंदिर आपको एंकोराबाद जैसे साउथ इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया में निर्माण होते हैं। इंडिया में काफी ऐसे स्ट्रक्चर के बनते हैं। और इस तरह का मंदिर हम लोग डोम कहा जाते हैं, जो मुगल शैली का, मुगल जैसे आपको ताजमहल, मक्का मदीना, इस तरह मंदिर बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इस तरह मंदिर जो आपको काफ़ी सारा दिखाई दे रहा है, इस तरह मंदिर हम लोग पैगोडा कहा जाते हैं। पैगोडा का ओरिजिनल निर्माण नेपाल में हुआ था, जिसको तिब्बत में यहाँ के एक राजकुमारी तिब्बत के राजा से शादी किया हुआ था। उसी दौरान यहाँ के राजा द्वारा कुछ डिजाइनर भेज के उसका पैगोडा स्ट्रक्चर मंदिर तिब्बत में निर्माण हुआ था। अंकल, इस पैगोडा स्ट्रक्चर में देख रही हूँ ऊपर से तो थोड़ा चाइनीज बुद्धिस्ट टाइप का है, बट नीचे से थोड़ा इंडियन टाइप के कार्विंग है। क्योंकि नेपाल एक कंट्री है, 2 राज्य से हम लोग बगल है, हमारे छोटे राज्य है, और हमारे दोनों राजकुमारी दोनों राज्य से शादी किए हुए हैं। देखा जाए तो 60,000 साल आगे
तो राम अयोध्या से आके नेपाल में माँ जानकी सीता माता से शादी किया हुआ था। और जिस तरह अगर आप देखा जाए तो 6 शताब्दी में नेपाल का राजा अंशु वर्मा द्वारा अपने बेटी फिरकुती के शादी तिब्बत के राजा सुनसन ग्याम्फो से शादी किया हुआ था। तो इसलिए आप ये जो पैगोडा स्ट्रक्चर जो आप तिब्बत, चाइना, जापान का कह रहे हैं ना, उसका पहले निर्माण नेपाल में हुआ था। और सबसे पुराना मंदिर भक्तपुर के 6 किलोमीटर दूर है, जिसको हम लोग चांगो नारायण मंदिर कहा जाते हैं। अच्छा। वो लिच्छवी डायनेस्टी में निर्माण हुआ था। तो मंदिर में क्या है अंकल? और चांगो नारायण में आपका विष्णु का मंदिर मिलेंगे वहाँ पर। अच्छा। और वहाँ पर देवी दुर्गा का भी मंदिर पाए जाएंगे। अच्छा। और ये दोनों मंदिर शिवजी का है। वो इस मंदिर को हम लोग कोटिलिंगेश्वर महादेव या भुवनेश्वर महादेव भी कहा जाते हैं। और इस मंदिर को हम लोग कागेश्वर महादेव कहा जाते हैं। ये साल में एक दिन खुलता है, जब इंद्र जात्रा लिविंग गॉड्स का फेस्टिवल रहता है सितंबर में। वो फेस्टिवल शुरुआत होने के आगे वो द्वादशी के दिन, जैसे एकादशी होता है, एकादशी के दूसरा द्वादशी कहा जाते हैं ना, उस दिन ये दरवाज़ा खुला रखते हैं और आम पब्लिक उसके ऊपर जाके शिवलिंगम का दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का नाम है कागेश्वर महादेव, शिव जी का मंदिर है। और ये ऊपर जो है वो भी शिव जी का मंदिर है। ये दरवाजा के अंदर अगर आप चाहे तो आप अंदर शिवलिंगम का मूर्ति पाए जाएंगे, कॉपर का बनाया हुआ। अगर आप ऊपर चढ़ने से आपका पानोरामिक व्यू भी अच्छा आएंगे। और ये मंदिर हर सुबह खोला जाते हैं पुजारी द्वारा नित्य पूजा के लिए। लेकिन तुलजा भवानी का मंदिर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर साल में एक दिन खोलता है पब्लिक के लिए, लेकिन नित्य पूजा हर सुबह होते हैं। अच्छा, ठीक। उसमें कर्माचार्य पुजारी करते हैं, कर्माचार्य पूजा करते हैं। यहाँ पर कास्ट सिस्टम है। कर्माचार्य मतलब वो जो क्या है कि वो बुद्धिज्म को भी थोड़ा फॉलो करते हैं। तो नेपाल के अंदर आपका 3 किस्म का बुद्धिज्म लोग फॉलो करते हैं, महायाना, वज्रयाना, हीनयाना। महायाना जो मंगोलियन शक्ल के रहते हैं, जो मोनेस्ट्री में रहते हैं, जैसे आपको उस शक्ल का लोग ज़्यादा ईस्ट वेस्ट माउंटेन में रहते हैं, रिमोट एरिया थोड़ा दूर में। और वो लोग सब भी स्तूपा में जाते हैं, 5 कलर का बुद्धिस्ट झंडा ताकते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद। और उन लोग का कोई परंपरा नहीं, जैसे वो स्तूपा या गुम्बा जाएं इसे टीका फूल वगैरह दे के पूजा करते हैं। लेकिन दूसरा बुद्धिज्म जो लोकल निवार समुदाय में होते हैं वैली के अंदर, उसको हम लोग वज्रयाना कहा जाते हैं। वो बुद्धिज्म जब भी स्टैचू बुद्ध को पूजा करते हैं तो अलग मतलब टीका फूल वगैरह दे के जिस तरह और देवी देवता की पूजा करते हैं। और जहाँ वो लोग रहते हैं उस चौक के बीच में वो लोग एक चैत्य निर्माण करते हैं, जो चैत्य इसको हम लोग स्तूपा कहा जाते हैं। और स्तूपा में आपका 5 बुद्ध का मूर्ति पाए जाएंगे। 4 बुद्ध मानव शरीर में नीचे हिस्सा में 4 जगह। और ऊपर का जो सफ़ेद डोम वो भी एक बुद्ध का प्रतीक माना जाते हैं, सफ़ेद कलर का। तो पंच बुद्ध का मानने का अवसर क्या है कि पंच तत्व मानव शरीर के लिए पंच तत्व का आवश्यक है। हवा, आग, पानी, पृथ्वी और स्पेस, जगह, ये 5 चीज़ का हम लोग को अति आवश्यक है। अभी भी हम लोग दरबार के अंडर कॉम्प्लेक्स में है और हम आपको जो दिखाने जा रहा है यहाँ पर 15 भाषा का इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। इसका निर्माण हुआ था करीबन 1663 में काठमांडू सिटी का राजा प्रताप मल्ल द्वारा, क्योंकि 16th-17th सेंचुरी में ये वैली के अंदर मल्ल रॉयल फैमिली रूल करते थे। और उस दौरान यहाँ काठमांडू के राजा प्रताप मल्ल स्वयं एक कवि था। अच्छा। इसलिए उसका दूसरा नाम से भी जाना जाता है कविंद्र मल्ल। उस दौरान वो जब वो राज्य चलाते थे वो समय वो अपने आप में 15 भाषा का ज्ञान रखते थे, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत, अरबिक, फारसी, इस तरह काफ़ी भाषा जानते थे। एक रोज़ राजा को लगा क्यों ना मैं जनता को परख लूँ, मैं अपने आप में तो 15 भाषा जानते हैं, मेरी जनता भी इतना भाषाएं जानती है कि नहीं। तो जनता को परखने के लिए राजा ने ये सब अपने हाथ से ये दीवार में बनाया। और राजा ने जनता को एक आह्वान किया, जो कोई भी मेरे हाथ से लिखे गए ये वर्ड समझ सके, इसका माने समझ सके, आइडेंटिफाई कर सके, वो इंसान यहाँ से दूध को गिरते हुए दिखाई देंगे। दूध क्या कर दिखाई देंगे? दूध, मिल्क। हाँ, दूध को गिरते हुए दिखाई देंगे। हाँ। अच्छा, फिर तो बाद में काफ़ी पब्लिक को क्या लगा, अगर राजा पढ़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं प्रयास करें, क्यों ना हम लोग प्रयास करें। इसलिए रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग आते थे, अभ्यास करते थे, पढ़ने का प्रायश्चित मतलब पढ़ने का ट्राई करते थे। लेकिन ऐसे कोई एक इंसान नहीं निकले उस दौरान 1 से ज़्यादा 2 अध्ययन कर सके, क्योंकि उस समय कम आबादी था और कम लोग को ये एजुकेशन का ज्ञान था। लोग ज़्यादा कृषि पर निर्भर रहते थे
अब एजुकेशन का माने आप देख सकते हैं तो 1951 के बाद नेपाल के अंदर हाई स्कूल लेवल खोलने लगा, पब्लिक एजुकेटेड आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। 1951 के आगे जिस तरह आपके भारत में ब्रिटिश शासन चलाते थे, नेपाल के अंदर 104 साल तक ये नेपाल के लोग थे, लेकिन राणा गवर्नमेंट थे जो पब्लिक को एजुकेशन नहीं बने देते थे, पब्लिक अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते थे, वो पब्लिक को हमेशा एक दास के स्वरूप व्यवहार करते थे। इसलिए 1951 में जो नेपाल में प्रथम प्रजातंत्र आया, ये किंग का दादा द्वारा, तब जाके नेपाल में आहिस्ता हाई स्कूल कॉलेज ये सब होने लगा। इस तरह मंक्स को हम लोग लामा कहते हैं, जो मोनेस्ट्री में रहते हैं। ये तिब्बतन बुद्धिज्म महायाना का है। ठीक है अंकल, ये कौन थे जो आपको सही से करने में, मतलब सही से फ्रीडम मिला? कौन से राजा थे वो? कौन? ये त्रिभुवन। इसलिए आपने दास बना के रखते थे। उसके आगे 104 साल तक वो यहीं के लोग थे, नेपाली पब्लिक था, लेकिन उसका कहाँ सुनी सब जो ब्रिटिश करते थे ना, इसी तरह करते थे। अच्छा। तो मतलब उस दौरान आपके भारत में ब्रिटिश शासन चलाते थे, लेकिन वो लोग जो ब्रिटिश चाहते थे ना, उसी तरह वो लोग भी अपने लग्जरी लाइफ के लिए अपना अच्छा पहनना, पब्लिक को दास बनाना। अगर कोई अच्छा स्त्री खिड़की में देखे और वो औरत मेरे शाम के लिए लाओ, इस तरह व्यवहार करते थे। लेकिन 1951 में जब नेपाल में प्रथम प्रजातंत्र आया, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पब्लिक एजुकेटेड होने लगा और पब्लिक अपने पसंद के कपड़ा पहनने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता और यह कंट्री डेवलप होने लगा। नेपाल का मेन इकोनॉमिक अगर आप देखा जाए तो टूरिज्म है, पर्यटन पर निर्भर है। आइए, इसी वजह से अंकल मुझे चीज़ पे पता है कि नेपाल में कभी भी किसी ने डायरेक्टली मतलब एज एन रूल नहीं करा, तो ना कोई ब्रिटिशर्स ना किसी ने, हमेशा फ्रीडम मतलब फ्री कंट्री रहा है, बट यहाँ के राजाओं ने इस तरीके से वहाँ पे रूल करा है। मतलब वो इन्फ्लुएंस हुए थे गाइस कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स और इन सब से। हाँ, वो आक्रमण तो किया था हमारे ब्रिटिश के साथ, बहुत बार आक्रमण युद्ध भी हुआ था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन बाद में एक संधि हो गया, संधि मतलब और एक आपस में मिल के, अच्छा हम आपके राज्य को और आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन आपके अगर कुछ सेना हमारे सरकार के लिए काम करेंगे। तो इसलिए 1932 और 1939 जो फर्स्ट एंड सेकेंड वॉर में नेपाल का गोरखा आर्मी ब्रिटिश के साथ मिलके वो फर्स्ट एंड सेकेंड वॉर में पार्टिसिपेंट हुआ। और उसी से मैं गैस बताना चाहूँगी कि उसी टाइम पे ये जो खुरकी जो होती है वो एज खुकरी जो होती है वो एज अ वेपन यूज हुआ, क्योंकि उससे पहले खुकरी को सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही यूज करा जाता था, एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड स्लॉटर के लिए, एग्जैक्टली स्लॉटर मतलब अपने पर्सनली उसके लिए यूज करा जाता था। लेकिन ये गोरखा रेजिमेंट और गोरखाओं ने ये फिर एज अ वेपन उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। सही कह रहे हो अंकल जी? राणा ये जो यहाँ का रूलर था, राणा, तो वो लोग नेपाल के थे, लेकिन वो लोग ऐसे एक्ट करते थे जैसे ब्रिटिशर्स के चमचे हो। मतलब